हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश फॉर ऑल। आज हम पढ़ेंगे द अमेरिकन स्कॉलर। द अमेरिकन स्कॉलर एक स्पीच थी और इस स्पीच को दिया था राल्फ वाल्डो एमर्सन ने। दोस्तों, एमर्सन ने 31 अगस्त 1837 को एक स्पीच दी थी। इस डेट को आप लोग नोट कर लेना। और ये स्पीच दी गई थी हार्वर्ड कॉलेज में। हार्वर्ड कॉलेज में एक ग्रुप था जिसका नाम था फ़ी बीटा कापा सोसाइटी। ठीक है, बहुत ज़रूरी बातें हैं ये, आप लोग याद रखना, नोट कर लो इन्हें। फ़ी बीटा कापा सोसाइटी में एमर्सन ने स्पीच दी थी और ये ग्रुप था हार्वर्ड कॉलेज का। और डेट थी 31 अगस्त 1837। दोस्तों, द अमेरिकन स्कॉलर का ओरिजिनल टाइटल है एन ओरेशन डिलीवर्ड बिफोर द फ़ी बीटा कापा सोसाइटी एट कैम्ब्रिज, अगस्त 31, 1837। ये इसका पूरा टाइटल है। आप चाहें तो इसे भी नोट कर सकते हैं, ये बातें आपको याद रखनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि द अमेरिकन स्कॉलर स्पीच में एमर्सन ने क्या कहा था। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अमेरिका भी एक ज़माने में ग़ुलाम देश था। जिस तरह से हिंदुस्तान के ऊपर इंग्लैंड ने कब्ज़ा कर रखा था, उसी तरह से अमेरिका पर भी इंग्लैंड ने कब्ज़ा कर रखा था। तो जब अमेरिका आज़ाद होता है, उसके बाद भी अमेरिका इंग्लैंड से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। जैसे हिंदुस्तान को आज़ाद हुए आज सालों बीत गए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम लोग अंग्रेज़ों के ग़ुलाम हैं। हम लोग अंग्रेज़ों को सुपीरियर समझते हैं। जो अंग्रेज़ करते हैं उसी चीज़ को हम लोग कॉपी करते हैं। तो ये सेम चीज़ अमेरिका में भी हो रही थी। अमेरिका देश आज़ाद हो गया था, लेकिन फिर भी अमेरिकन्स के ऊपर इंग्लैंड के लोगों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। एमर्सन को ये बात ज़रा भी बर्दाश्त नहीं थी और अपनी इस स्पीच में द अमेरिकन स्कॉलर में एमर्सन ज़ोर देते हैं कि तुम अपने अंदाज में जियो। तुम क्यों किसी को कॉपी करते हो? तुम क्यों किसी को सुपीरियर समझते हो? किसी और की थिंकिंग तुम्हें क्यों इन्फ्लुएंस करती है? तुम्हारी खुद की थिंकिंग होनी चाहिए। तुम क्यों किसी दूसरे के द्वारा दिखाए गए रास्ते पर चल रहे हो? तुम अपना खुद का रास्ता बनाओ। अभी ये मैंने सिर्फ आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया है। अभी मैं आपको पूरी स्पीच बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस पूरी स्पीच को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है डेफिनेशन ऑफ स्कॉलर। एमर्सन कहते हैं कि हमें अपने प्रोफेशन को साइड में रख देना चाहिए। हमारे प्रोफेशन का हमारे माइंड के ऊपर कोई भी असर नहीं होना चाहिए। जैसे मान लो एक डॉक्टर है। डॉक्टर का नज़रिया हर चीज़ को लेकर अलग होगा। उसका प्रोफेशन उसकी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करेगा। इसी तरह अगर कोई वकील है तो उसका नज़रिया अलग होगा। अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसका नज़रिया अलग होगा। तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि आपका प्रोफेशन आपकी थिंकिंग को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए। यहाँ पर एक टर्म यूज़ की गई है। एमर्सन कहते हैं कि मैन थिंकिंग बनो, मेयर थिंकर मत बनो। ये दोनों टर्म बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस बात को एमर्सन एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझाते हैं। एमर्सन कहते हैं कि दुनिया जब बनी थी तो सिर्फ 2 लोग थे, लेकिन उन दोनों लोगों से बहुत सारे लोग बने। 2 के 4 हुए, 4 के 8 हुए, 8 के 16, 16 के 32। इस तरह से लोग फैलते गए और फिर एक समाज बन गया। और जब सोसाइटी बनी तो उस सोसाइटी में छोटी छोटी और भी सोसाइटी बनी। एक बहुत बड़ी जो सोसाइटी बनी थी, वो सोसाइटी सब डिवाइडेड होने लगी। तो जब बहुत बड़ी सोसाइटी थी, उस समय स्कॉलर मैन थिंकिंग था। लेकिन जैसे जैसे समाज बढ़ता गया और सोसाइटी सब डिवाइडेड होती गई, तो फिर स्कॉलर मैन थिंकिंग नहीं रहा, स्कॉलर बन गया मेयर थिंकर। दूसरों का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर आने लगा। उसकी उसकी थिंकिंग को उसका प्रोफेशन इन्फ्लुएंस करने लगा। मैं एक एग्जांपल और देता हूँ यहाँ पर आपको, ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं। मान लो मैं बोलता हूँ कि आप लोग ह्यूमन बीइंग के ऊपर एक किताब को लिखो, अपने अपने विचार लिखो ह्यूमन बीइंग के ऊपर। अब देखो, टॉपिक एक है,
लेकिन जो किताब लिखेगा, जो इंसान किताब को लिखेगा, उसका प्रोफेशन उसके विचारों में झलकेगा। जो बंदा डॉक्टर होगा उसका प्रोफेशन उसके राइटिंग में दिखेगा। जो बंदा इंजीनियर होगा उसका प्रोफेशन उसके थॉट्स में दिखेगा। जो टीचर होगा उसके कुछ अलग विचार होंगे। कोई वकील होगा तो वो कुछ और लिखेगा। इसी तरह हर प्रोफेशन का इन्फ्लुएंस उसके माइंड पर पड़ेगा, उसके थॉट्स पर पड़ेगा। और यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि आप अपने प्रोफेशन को अपने थॉट्स पर इन्फ्लुएंस नहीं होने दो। आप मेयर थिंकर नहीं बनो, आप बनो मैन थिंकिंग। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। अब आगे एमर्सन हमें बताते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें स्कॉलर को इन्फ्लुएंस करती हैं। यहाँ पर 3 चीज़ें हैं जो स्कॉलर को इन्फ्लुएंस करती हैं। पहला है नेचर, दूसरा है पास्ट और तीसरा है एक्शन। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर की। एमर्सन कहते हैं कि हमारे अंदर जो सोल है, सोल यानी रूह, तो हमारी जो रूह है और नेचर, ये दोनों एक ही हैं। एक ही रूट है जिससे हमारा सोल और नेचर जुड़े हुए हैं। अकॉर्डिंग टू एमर्सन, बोथ नेचर एंड सोल प्रोसीड फ्रॉम वन रूट। मतलब नेचर और सोल दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, इनके बीच में एक लिंक है। एमर्सन कहते हैं कि अगर आपको नेचर के बारे में जानना हो तो फिर आप अपने आप को स्टडी करो, अपने बारे में जानो। अगर आप अपने बारे में जानोगे तो फिर आप नेचर को समझोगे। और अगर आपको नेचर को समझना है, नेचर के बारे में जानना है, तो फिर आप अपनी स्टडी करो। अपनी स्टडी करोगे तो नेचर के बारे में जानोगे, नेचर की स्टडी करोगे तो अपने बारे में जानोगे। मैं आपको इंग्लिश में समझाता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। अकॉर्डिंग टू एमर्सन, बोथ नेचर एंड सोल प्रोसीड फ्रॉम वन रूट। इन ड्यू कोर्स we understand that they are parallel structures that reflect each other. Therefore, if a person possesses greater knowledge of the nature, he would understand himself better, while a greater knowledge of the self will result in significant knowledge of nature. नेचर को पढ़ोगे तो अपने बारे में जानोगे, अपने बारे में पढ़ोगे तो नेचर को जानोगे। एक बार आप वीडियो को पॉज करो और इस पैराग्राफ को पढ़ लो। आसान लैंग्वेज में अगर मैं कहूँ तो एमर्सन बोलना चाह रहे हैं कि हमारा सोल और नेचर, इन दोनों के बीच में एक लिंक है, ये दोनों जुड़े हुए हैं आपस में। और क्योंकि नेचर ह्यूमन सोल से जुड़ा हुआ है, इस वजह से नेचर स्कॉलर को इन्फ्लुएंस करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नेचर स्कॉलर को इन्फ्लुएंस ना करे, क्योंकि ह्यूमन सोल नेचर से जुड़ा हुआ है, इसलिए नेचर से स्कॉलर ज़रूर इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है। नेक्स्ट है पास्ट। पास्ट का भी स्कॉलर के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ता है। मैं एक एग्जाम्पल से आपको पूरी बात समझाता हूँ। मान लो आपको शेक्सपियर बहुत पसंद है। आपने शेक्सपियर के हर वर्क को पढ़ा है, बहुत गहराई से आपने शेक्सपियर को जाना है, उनके स्टाइल को पढ़ा है, उनकी ज़िंदगी के बारे में जाना है। तो अब अगर आप कोई बुक लिखोगे, आप अगर राइटर बन गए और आपने कोई बुक लिखी, तो आपके वर्क में शेक्सपियर की झलक होगी। आपने जो कुछ भी किताबें पढ़ी हैं, जो कुछ भी स्टडी करी है, उन सभी की झलक आपके वर्क में होगी। एमर्सन कहते हैं कि आप किताबें पढ़िए, अच्छी बात है, खूब किताबें पढ़िए, लेकिन किताबों से इन्फ्लुएंस मत होइए। किताब में जो लिखा हुआ है उसके ऊपर आप आंख बंद करके यकीन मत करिए। मान लो मैंने एक किताब लिखी और मैंने अपनी किताब में लिखा अमेरिका रशिया से ज़्यादा ताकतवर मुल्क है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब आपने पढ़ा और आंख बंद करके जो किताब में लिखा हुआ था उस पर यकीन कर लिया। आपने मान लिया कि अमेरिका रशिया से ज़्यादा ताकतवर है। तो आपको ये नहीं करना, जो किताब में लिखा हुआ है उस पर आपको यकीन नहीं करना आंख बंद करके। अपना माइंड यूज़ करना है। अपनी थिंकिंग को किताब से इन्फ्लुएंस मत होने दो, क्योंकि हर राइटर का अपना थॉट होता है, हर राइटर की अपने विचार होते हैं। तो आप उनके थॉट से जो है वो मत हो, इन्फ्लुएंस मत हो। आप किताबों को पढ़ो, नए नए आइडियाज़ लो,
लेकिन जो किताब में लिखा हुआ है उसके ऊपर आंख बंद कर कर यकीन मत करो। ठीक है, नेक्स्ट है एक्शन। एक्शन को भी मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ एक एग्जाम्पल के साथ, बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा। मान लो आप यूट्यूब पर वीडियोस देखते हो और आप सोच रहे हो कि क्यों ना मैं भी अपना एक यूट्यूब चैनल बनाऊं। लेकिन आप सोचते रहते हैं, कभी एक्शन नहीं लेते, कभी वीडियोस बनाकर अपलोड नहीं करते। आप हमेशा सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, या फिर मैं वीडियोस बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा, मैं कैसे बनाऊंगा, कोई मजाक ना बनाए मेरा। ठीक है, तो आप सोचते रहते हैं और कभी वीडियोस अपलोड नहीं कर पाते। तो फिर ऐसा सोचने का क्या फ़ायदा? जब आपने कोई एक्शन ही नहीं लिया तो फिर ऐसे सोचने का क्या फ़ायदा? आपको सोचने के साथ साथ एक्शन भी लेना होगा। अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो फिर आपके सोचने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। जब आप एक्शन लोगे तो आप यकीनन कुछ ना कुछ गलतियां ज़रूर करोगे, लेकिन वो गलतियां आपको सिखाएंगी। उन गलतियों से आप सीखोगे और फिर दोबारा से सोचोगे और फिर एक्शन लोगे। ये क्या है? ये एक साइकिल है। जैसे आप मेरी पुरानी वीडियोस को देखोगे तो उसमें बहुत सी कमियां हैं, लेकिन मैंने उन कमियों से सीखा, उसके बाद एक्शन लिया और अपनी वीडियोस को बेहतर बनाने की कोशिश करी। आज भी मेरी वीडियोस में बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन मैं दोबारा से उन गलतियों से सीखूंगा और आने वाले वक्त में फ्यूचर में अपनी वीडियोस को बेहतर बनाऊंगा। तो ये एक साइकिल है। आप एक्शन लेते हो, गलतियां करते हो, उन गलतियों से सीखते हो और फिर दोबारा एक्शन लेते हो। अगर आप सोचते ही रहोगे कि मुझे एक किताब लिखनी है, मैं कैसे शुरू करूं, तो फिर आप शायद किताब लिख ही नहीं पाओ। आप किताब के बारे में सोचते ही रहो, कभी लिख ना पाओ। लेकिन अगर आपने एक्शन ले लिया तो भले ही आपकी किताब बेकार बने, बेकार लिखो आप, लेकिन उस किताब से आप सीखोगे और जब आप दूसरी किताब लिखोगे तो वो किताब पहली वाली किताब से बेहतर होगी। इसलिए एक्शन लो और इम्प्रूव करते जाओ। तो ये तीन चीज़ें स्कॉलर को इन्फ्लुएंस करती हैं। इसके बाद है ड्यूटीज़ ऑफ स्कॉलर। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर होगा। एक स्कॉलर की क्या ड्यूटीज़ हैं ये बताते हैं एमर्सन। ड्यूटीज़ यानी कर्तव्य। एमर्सन कहते हैं कि स्कॉलर की ये ड्यूटी है कि वो लोगों की ज़िंदगियों में इम्प्रूवमेंट लेकर आए, उनकी ज़िंदगियों को संवारे, लोगों को गलत बातें ना सिखाए, लोगों को गुमराह ना करे। एक स्कॉलर की ड्यूटी है कि वो लोगों को गाइड करे, उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाए, लोगों को सही राह दिखाए, सही रास्ता दिखाए। इसके अलावा स्कॉलर को इंसल्ट और क्रिटिसिज्म के लिए भी तैयार रहना चाहिए। जैसे मान लो आपका ये मानना है कि इंग्लिश लिटरेचर अमेरिकन लिटरेचर से बेहतर है। सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। अब आपकी बात से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एग्री नहीं होंगे। वो लोग आपको क्या करेंगे? इंसल्ट करना शुरू कर देंगे, आपको ह्यूमिलेट करेंगे, आपको क्रिटिसाइज़ करेंगे। तो आपकी ये ड्यूटी है कि आप पहले से ही इंसल्ट और ह्यूमिलेशन के लिए तैयार रहें, क्योंकि जब आप अपने विचार सामने रखोगे तो बहुत सारे लोग उन विचारों से एग्री नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग आपको बदनाम करेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, लेकिन आपको पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। आपको अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए और लोगों के द्वारा हो रहे क्रिटिसिज्म का आपके विचारों पर कोई भी असर नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी थिंकिंग को चेंज कर लो, अपना ओपिनियन चेंज कर लो। ठीक है। इसके बाद लास्ट में है रिलेटिव टू टाइम एंड प्लेस। इसका मतलब है कि जो स्कॉलर के थॉट्स हैं वो सेम नहीं होने चाहिए। अगर वक्त बदले, प्लेस बदले, तो उसके थॉट्स भी बदलने चाहिए। आपको समय और जगह के साथ साथ अपने थॉट्स को भी डेवलप करना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे साथ भी क्या होता है, हम लोग जो सोचते हैं वो बिल्कुल हमें ठीक लगता है उस टाइम पर, लेकिन जब 5 साल बाद हम लोग मुड़कर देखते हैं, 5 साल बाद देखते हैं पीछे का, तो हमें लगता है कि हम कितने गलत थे।
हो सकता है कि आज आप जो सोच रहे हों, जो आपको लग रहा हो कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन 5 साल बाद आपको लगे कि मैं गलत था, मेरी थिंकिंग गलत थी। ये अक्सर हमारे साथ होता है। तो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि एक स्कॉलर को टाइम और प्लेस के हिसाब से अपने थॉट्स को भी डेवलप करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो आज सोच रहे हैं 5 साल बाद भी वही सोचें। तो उम्मीद है आपको द अमेरिकन स्कॉलर अच्छे से समझ आ गया होगा। कोशिश करी है आसान लैंग्वेज में समझाने की एग्जाम्पल्स के साथ। अगर आपके लिए हमारा चैनल, हमारी वीडियोस हेल्पफुल होती हैं तो आप इंग्लिश फॉर ऑल को सपोर्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं, ताकि हम आगे भी ऐसे ही आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस बनाते रहें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।